और बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में कहते हैं कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक हुआ। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक बाजीराव प्रथम हुआ और बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ही दिल्ली तक आक्रमण हुआ। 1737 में हमने बतलाया कि बाजीराव प्रथम ने दिल्ली तक सैन्य अभियान किया सफलतापूर्वक, बिना किसी अवरोध के। तो मराठों की जो वह शक्ति का जो विकास हो रहा था, पानीपत तृतीय की पराजय के पश्चात अहमद शाह अब्दाली से वह पराजित हो गया और उसकी सेना को वह क्षति हुई कि कहते हैं कि मराठों का पतन प्रारंभ हो गया। अचानक यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि पेशवा किसको बनाए, अब कौन पेशवा बनेगा। ऐसे समय में 1761 में माधवराव मराठा पेशवा बना। पानीपत तृतीय की लड़ाई के पश्चात माधवराव पेशवा बना और लगभग 10 वर्ष तक यह पेशवा रहा। उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माधवराव के नेतृत्व में मराठों की किस्मत फिर से जग गई और एक बार फिर पूरे भारत में मराठों का सैन्य अभियान हुआ और मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई। अर्थात माधवराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय अंग्रेजों के लिए एक खतरा था, इसलिए हस्तक्षेप आवश्यक था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माधवराव के नेतृत्व में मराठा शक्ति का पुनः उत्थान अंग्रेजों के लिए खतरा था, इसलिए हस्तक्षेप आवश्यक था। इंग्लिश में लिखेंगे, आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, After third battle of Panipat, Madhavrao became Peshwa, and in the able and efficient leadership of Madhavrao, and in the able and efficient leadership of Madhavrao, soon Maratha power revived. Which would be dangerous for English supremacy. वह अंग्रेजी सर्वोच्चता के लिए खतरा था। Which would be dangerous for supremacy of British East India Company. ये पॉइंट क्लियर है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब यहां पर देखते हैं मैसूर क्षेत्र में क्या हो रहा था। देखना चाहते हैं आप? मैसूर क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा था। ये बता दूं थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका पहले, फिर क्या हो रहा था वो हम देखेंगे और इन डिटेल हम बात करेंगे। After 1565 मतलब 1565
के पश्चात मैसूर राज्य का उदय हुआ। मतलब 16वीं शताब्दी में मैसूर राज्य एक पृथक राज्य बना, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, (1565) मैसूर became a separate state. अर्थात 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात मैसूर एक पृथक राज्य बना। इंग्लिश में यहां पर सीधे सीधे लिख देंगे अंडर वाडियार डायनेस्टी, अर्थात वाडियार वंश के अधीन पृथक मैसूर राज्य बना। ये वाडियार जो थे ये पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही एक सामंत हुआ करते थे, एक फ्यूड्स हुआ करते थे। अब इन्हीं के नेतृत्व में मैसूर राज्य का निर्माण हुआ और वाडियार वंश का शासन स्थापित हो गया। अब इसके बाद मैसूर का जो इतिहास है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम आते हैं 18वीं शताब्दी में मैसूर में क्या हो रहा था। 18वीं शताब्दी में जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, इनफैक्ट 18वीं शताब्दी में वाडियार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज का शासन था। जो एक कठपुतली शासक था। In 18th century, Chikka Krishnaraj was ruler of Wadiyar dynasty, who was a puppet. इसके दो मंत्री थे, नंजराज व देवराज। नंजराज प्रधानमंत्री था और देवराज सेनापति था। यही वास्तविक शासक थे। de facto his two ministers
Nanjaraj and Devraj was de facto. बस यहीं पर बात हमें भूल जाना है, इसके आगे और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अठारहवीं शताब्दी में ही 1721 में मैसूर के एक गांव में एकदम साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने हैदर अली रखा। हमें मतलब हैदर अली से है। हर गांव में कभी ना कभी किसी न किसी परिवार में एक बालक का जन्म होता ही है, और एक बालक का नामकरण भी हम करते ही करते हैं। तो मैसूर राज्य के एक साधारण परिवार में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ, किसान परिवार में, जिसका नाम हैदर अली रखा गया। लिटरली ही वॉज अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं था यह। जो ग्रामीण परिवार होता है वह अधिक से अधिक क्या सोचता है कि हमारा जो बेटा है उसके बस वर्दी उसके बदन पर आ जाना चाहिए, तो हमारी जो मूछें हैं उसकी कुछ आन बान शान जो है वह बनी रहेगी गांव में, बस वर्दी लगना चाहिए। तो गांव में हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो हैदर अली के पिता ने भी उसे मैसूर राज्य की सेना में भर्ती करा दिया, बिल्कुल एक साधारण सिपाही के रूप में, जिसको पेटी सिपाही आप कह सकते हैं। हैदर अली जो है वह पेटी सिपाही बन गया अंडर द मिलिट्री ऑफ देवराज। ये है ना देवराज सेनापति। एक साधारण सिपाही, लेकिन यह साधारण सिपाही जो है इसका नाम वैसे तो हैदर अली है, लेकिन यह सलमान खान से कम दबंग नहीं है, वो उससे भी ज्यादा दबंग है। ये कोई साधारण सिपाही नहीं है, बहुत ही दबंग है। कहते हैं कि अनएजुकेटेड होते हुए भी यह डिप्लोमेटिक था, इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंट था, मतलब कुशाग्र बुद्धि का था। गांव के लोग ऐसे भी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। दादा दादी की कहानियों में चाचा ताऊ नाना नानी इतना कुछ बचपन से ही सिखा देते हैं कि वह पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, वह इंटेलेक्चुअल जरूर होता है, वह समझदार जरूर होता है, स्पेशली अगर बिहार का हो तो। क्योंकि बिहार में यह कल्चर अभी बचा हुआ है कि लोग बचपन से ही बहुत सिखाते हैं, बहुत समझाते हैं, हर कोई समझाता ही रहता है। हमें बचपन में बड़ा इरिटेशन होता था। अच्छा, उस पर से भी कहते हैं एक तो नीम दूजा करेला। यदि आप घर में सबसे छोटे हो तब तो हर कोई आपको समझाएगा, आपको लगेगा कि सबसे बड़ा बेवकूफ तो इस घर में मैं ही हूं। हर कोई आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। आप तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और भागकर एक दिन दिल्ली आ जाएंगे। और यहां भी जो है मैं आपको मिल जाऊंगा, मतलब आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो खैर, इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंट था, इसने जल्द ही इस बात को समझ लिया
कि एज सिपाही, in order to get success, he had to train on European line. यूरोपीय पद्धति पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से यह साधारण सिपाही यह जान बैठा कि यूरोपीय पद्धति से यदि मैं प्रशिक्षण ले लेता हूं तो सिपाही के रूप में हमारी तरक्की जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो मैं सफल रहूंगा। यूरोपियन लाइन पर इसने ट्रेनिंग ले ली, प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होते 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 एक दिन यह फौजदार बना। फौजदार का मतलब क्या होता है, आप लोगों में से कोई बतलाएंगे? आज का आईपीएस ऑफिसर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का हेड। उस समय मिलिट्री में फौजदार का एक पोस्ट होता था, जो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, उसी के जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर होता था। 1907 तक आईपीएस नोन एज फौजदार, जिसको आज एसपी कहते हैं आप, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वह 1907 के बाद जाना गया। 1907 तक एक जिले का जो पुलिस कप्तान होता था वह फौजदार के नाम से ही जाना जाता था, और उसी के जिम्मे होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो फौजदार बना। जैसे आप लोग मान लीजिए कि एक दिन आईपीएस बन जाएंगे, फौजदार बन जाएंगे, तो क्या करेंगे? वही काम हैदर अली ने भी किया। उस समय जो फौजदार होता था उसी के जिम्मे होता था राजस्व की वसूली करना। तो हिसाब किताब में भारी गड़बड़ी की है। करप्ट प्रैक्टिसेज के थ्रू इसने काफी धन कमाया, और धन कमाकर क्या किया? डिंडीगुल जहां का यह फौजदार था, वहां पर फ्रेंच कॉर्पोरेशन से मॉडर्न आर्टिलरी, मॉडर्न इन्फेंट्री को एस्टेब्लिश कर दिया। आधुनिक तोपखाना और बंदूक खाना को स्थापित कर दिया। अपने अंदर जितने भी सैनिक थे सबको यूरोपियन लाइन पर ट्रेनिंग दे दिया। देवराज इसको जिस अभियान में भेजता था उसी में सफल। एक दिन देवराज का विश्वास पात्र बन गया और इंटरनल आर्मी का चीफ बन गया। तो आप सोचिए कि एक साधारण सिपाही 1761 में सेनापति बन जाता है, अर्थात देवराज का स्थान ले लेता है। और उसके बाद जो काम सबसे पहले आप करेंगे वही काम इसने भी किया, देवराज और नंजराज की हत्या करते हुए चिक्का कृष्णराज अब हैदर अली का कठपुतली बन गया, मतलब डिफेक्टो बन गया मैसूर का, ये वास्तविक शासक बन गया मैसूर का ये। अब देखिए कि हैदर अली पे ही हमें लाना था आपको। हैदर अली जो है वह सेनापति बना, और एक सेनापति, और उसमें भी योग्य सेनापति के अंदर में वास्तविक शासन आ जाता है, तो यह क्या करेगा आप जरा बताइए? वो विस्तार करेगा, एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन करेगा तो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समस्या क्रिएट होगी। और स्पेशली जो समस्या क्रिएट होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगी, क्योंकि फ्रेंच एंग्लो वार में साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुपरमेसी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। और साउथ इंडिया में हैदर अली के लीडरशिप में मैसूर राज्य का, एक शक्तिशाली राज्य का विकास हो गया, और उसने अब एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर दिया, मतलब रियल एज वेल एज फॉर्मल। मतलब वास्तविक शासक भी बन गया, औपचारिक शासक। वास्तविक शासक तो था ही था,
औपचारिक शासक भी बन गया, अर्थात बादशाह की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, और मैसूर राज्य का विस्तार करता रहा। तो यहां पर जो पॉइंट मैं देना चाहता हूं वो पॉइंट ये देना चाहता हूं कि 18वीं शताब्दी के मध्य से मैसूर राज्य में हैदर अली के नेतृत्व में सैनिक शक्ति का विकास हुआ, जो अंग्रेजी सर्वोच्चता के प्रतिकूल था। जो पॉइंट मैं देना चाहता था आपको, जिस पर लाना चाहता था, वो ये पॉइंट है। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर राज्य में हैदर अली के योग्य व सक्षम नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य का विकास हुआ। जो अंग्रेजी सर्वोच्चता के प्रतिकूल था। After mid of 18th century, in the able and efficient leadership of Hyder Ali, as a powerful state, Mysore state emerged. As a powerful state, Mysore state emerged, which was against British supremacy in South India. नोट कर लिया? इसलिए मैसूर क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना आवश्यक था। और इस राइज को पढ़ने के बाद हम थोड़ा हैदर अली और टीपू सुल्तान पर अलग से बातचीत करते हैं। उसके बाद जो 4 एंग्लो मैसूर वार हैं उस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। राइज ऑफ मैसूर स्टेट अंडर Hyder Ali and Tipu Sultan. हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य का विकास कैसे हुआ।
लास्ट में एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे हैदर अली की पर्सनालिटी और टीपू सुल्तान की पर्सनालिटी पर। यहां पर सबसे पहले हम लोग हैदर अली के विषय में बातचीत करते हैं। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मैसूर स्टेट अंडर हैदर अली, फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे कि हैदर अली ने विद्रोही पोलीगढ़ जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। हैदर अली ने विद्रोही पोलीगढ़ जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। हैदर अली एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर रिबेलियस पोलीगढ़s। पोलीगढ़ ऐसे लिखेंगे, हैदर अली ने विद्रोही पोलीगढ़ जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित किया। हैदर अली एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर रिबेलियस पोलीगढ़s एंड कन्क्वेड। अब इसने जो जिन क्षेत्रों की विजय की वह है बिंदूर, सुंडा, सीरा, केनारा एंड मालाबार। विशेष करके यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह मालाबार की विजय है, क्योंकि मालाबार जो है वह मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहां से ब्लैक पीपर और इलायची, काली मिर्च और इलायची का व्यापार हुआ करता था। और हैदर अली का जो यह विस्तार था, यह हैदर अली का यह विस्तार शीघ्र ही अंग्रेज, निजाम व मराठों के साथ उसके संघर्ष का कारण बना। आगे विशेषकर यहां पर हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 1769।
अर्थात एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ हैदर अली became cause of struggle with English Nizam and Marathas. Expansionist policy of Hyder Ali became cause of struggle with English Nizam of Hyderabad and Marathas. और यहां पर हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767-1769 पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, तो थोड़ी सी बातचीत हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इसके पश्चात इन 1764 in 1764, 66, 69 he faced Maratha Reds, अर्थात 1764, 1766 और 1769 में मराठों ने मैसूर के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। आपको बतलाया ही था कि 1761 के पश्चात मराठा शक्ति का विकास पेशवा माधवराव के नेतृत्व में हुआ था, और माधवराव ने भी पेशवा बनने के पश्चात समस्त भारत पर अपने सैन्य अभियान किए थे। तो इसी क्रम में उसने मैसूर के विरुद्ध भी सैन्य अभियान किया, और हैदर अली को उसे चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य होना पड़ा। हैदर अली को उसे चौथ व सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य होना पड़ा। And Hyder Ali compelled to give Marathas चौथ, नाम से ही स्पष्ट है 1/4, एंड सरदेशमुखी 1/10 एक्स्ट्रा, गारंटी के लिए कि आगे अटैक नहीं करूंगा, अगर नहीं दिया तो फिर करूंगा। तो 1/4 ऑफ प्रोड्यूस, उत्पादन का 1/4 कर वह मराठों को देगा, 1/10 अतिरिक्त देगा ताकि आगे मराठा भविष्य में आक्रमण ना करें। नहीं दिया तो भविष्य में फिर आक्रमण करेंगे। तो चौथ और सरदेशमुखी एक मराठा कर है, जिसके विषय में हम जब मराठा पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन बहुत जल्द आपको हमने बतलाया कि 17